आज जो है वो मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, हर मतलब किसी भी क्लास का वर्ग में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इस प्रकार का टोटल पूछता है, भावार्थ, गद्यांश, पदांश, अपरसंग व्याख्या, अर्थ लिखे, ऐसा 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे रिलेटेड सबसे पहले तो आप उसका प्रश्न और मतलब जो पूछा जाएगा उसका आंसर आप दे दीजिएगा, लेकिन इसका भावार्थ कैसे, इसका अर्थ का पता कैसे करें, ये बात दिमाग में नहीं आ पाता है। तो आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे। ऐसे तो इस बार बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक निश्चित रहेगा, आप देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का। ये पदांश में का है, ठीक है, और ये गद्यांश में का है, ठीक है। इस टाइप का गद्यांश में से 2 3 लाइन, जैसे मान लीजिए पढ़े होंगे कि किसी भी क्या बोलते हैं वो निर्दोष होना जो है, कला का, हाँ, कला का जो है निर्दोष होना भी एक दोष है ना। इस टाइप से बीच से उठाकर छोटा सा वो पूछ देता है। अब पूछता है इसका भावार्थ लिखे, 5 नंबर का दे देता है, समस्या आ जाती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जनतंत्र के जन्म का है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ से लिया गया है। ये हुंकारों से महलों की, ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें से पूरा पढ़िएगा। एक चीज आपको दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य मिल जाएगा कि पता चल जाएगा कि कहाँ से लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक या कवि कौन है। ये चीज दिमाग में रखना है। निश्चित रूप से ये दिमाग में रखेंगे तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा। लिखना आसान है, दिमाग में खाली रखना है कहाँ से लिया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ स्वर्ण शस्त्र, यहाँ देखिए, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, जनता की रोके राह। जनता वो जो दिखाए हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनतंत्र का जन, वो उसमें का है। तो वो जब पता चल जाएगा तो उसका शीर्षक आपको पता हो जाएगा। शीर्षक पता हो जाएगा तो किस लेखक या कवि का है उसका पता चल जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर हो या जो भी, ये चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देख पा रहे हैं, ध्यान से जरा सुनिए कि ये जो है, स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसी सर्देन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। ये भारत माता ग्रामवासिनी का है। ये पता चल जाएगा तो आगे का बात आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं, एक को बताएंगे उसी में वही चीज लिख देना है। इतना वीडियो डाले हैं तो उसमें अलग अलग नहीं डाले। इस बार क्या हुआ, टेंशन नहीं रहता है। जैसे मित्र के पास लिखना है या पिता के पास या जो भी लिख रहे हैं, तो सब में एक ट्रिक हम डाल दिए। प्रिय कवि है तो जितना दुनिया कवि है वही लिखना है। जितना भी पर्व है एक डाल दिए, होली, दीपावली, दशहरा, छठ एक रहता है। वैसे ही आज इस टाइप का धमाकेदार बता रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए आपको इंटर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है नहीं। और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होंगे। इंटर में तो केवल यही रहेगा भरा हुआ, भावार्थ है ना, सप्रसंग व्याख्या, ये सारा चीज यही रहेगा। अब देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये भी आपका जनतंत्र का जन्म का, यही ये जनतंत्र का जन्म। एक चीज आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ोगे, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेन पर हाजिर। कौन चैप्टर से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये तो इतना तो ध्यान रखना होगा, सारा का सारा तो नहीं हो पाएगा। इतना तो ध्यान रखना होगा कि कौन चैप्टर से है, इसके लेखक या कवि को, इतना याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब सारे चीज से रिलेटेड, जैसे पूछ देगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया, इसका शीर्षक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, ये सब पूछ देगा। अब पूछेगा इसका भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो भावार्थ लिखाने की बात हो या सप्रसंग व्याख्या की बात हो या जो भी हो, इसको आप लोग को जरा लिखाने के लिए तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और हम जो है बस थोड़ा सा लिखवाएंगे, ठीक है ना। चालू रखिएगा और वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। अब हम जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह का ध्यान देंगे। लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश और गद्यांश अवलिक पदांश, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। गद्य माने क्या होता है, कहानी, और पदांश जो है कविता, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट है। प्रस्तुत गद्यांश अवलिक पदांश, अवलिक मतलब
दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको ये सोचना है क्या है, गद्यांश है, गद्य का अंश है, और ये सब क्या है, पद है, पद कविता का अंश है ना। तो आपको ध्यान देना है कि गद्यांश है या पदांश है, ठीक है ना। इस तरह से अब बात आ जाएगी, जाओ ठीक है, अब बात आ जाएगी कि गद्यांश और पदांश की बात आ जाएगी, तो कोई ये नहीं है। अब 5 नंबर का सवाल है, 1-2 नंबर का सवाल नहीं है। हम 5 नंबर नहीं बोले, 10 नंबर, ये 10 नंबर ना है, 10 नंबर आपका चला जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, आपका ये गारंटी है कि आप क्वेश्चन आंसर तो आप दे दीजिएगा, लेकिन अर्थ, भावार्थ, सप्रसंग, व्याख्या, इस टाइप का करना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइट प्रॉपर देखते रहिएगा। तो यहाँ पे जो है ये पहला हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, पदांश है, गद्यांश है, पदांश है ना, पद का अंश है ना। और ये भी पदांश है, ये भी पदांश है, और ये गद्यांश है, गद है। गद भाग आधा दिया हुआ है, 12 को गद आपको पढ़ना है और 12 पद। तो 12 को में से यहाँ पर ये वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो BM है, इसमें से 10 नंबर का एक रहता है, एकदम गारंटी है। अब ये लिखवा दे रहे हैं, तो दुनिया का सारा गद्यांश, पदांश, सप्रसंग, व्याख्या सब एक ही बार लिखना है। किस तरह लिखेंगे जरा सा ध्यान देखें। तो इसको बार बार बोले हैं कि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये देख लेने के बाद आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना याद रख लीजिएगा। बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की बातें छूटते ही सेम पर हाजिर लिखा हुआ रहेगा। अब कहेगा अर्थ लिखे, सप्रसंग व्याख्या करे या भावार्थ लिखे, तो चट से समझ गए कि नाखून क्यों पड़ते हैं, काट दीजिए, है ना। और निर्लज अपराधी की बातें, तो थोड़ा सा दिमाग डालिएगा। तो इस तरह से चलिए, हम तो लिखा है प्रस्तुत गद्यांश या पदांश जो भी हो, हमारे पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश या पदांश होगा। हमारे पाठ्य पुस्तक है ना, गोधूली भाग 2, किताब का नाम आपका लिखना है। इंटर में जाइएगा तो या ग्रेजुएशन में जाइए तो बुक का नाम आपको देना है, गोधूली भाग 2, है ना। गोधूली भाग 2 के गोधूली भाग 2 के, अब जैसे मान लीजिए इसका आपको पता चल गया, जनतंत्र का जन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे गोधूली भाग 2 के जनतंत्र का जन, जनतंत्र का जन, इन्वर्टेड कोमा में घेर देंगे, जनतंत्र का जन, जनतंत्र का जन, है ना। शीर्षक जनतंत्र का जन, शीर्षक पाठ से लिया गया है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ से लिया गया है ना। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ से लिया गया है ना। इसके कवि कौन है, कवि रामधारी। इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। तो अब थोड़ा सा लगा देंगे उसमें, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है, या राष्ट्र कवि दिनकर है, या जो भी लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर है ना। रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आएगा कि प्रस्तुत श्लोक है कि गद्यांश है कि पदांश है कि क्या है ना। अगर लिखा हुआ जो रहेगा वही लिखना है ना। तो अब लिखेंगे, दिनकर जी हैं, लिख दिए। अब लिखिए फिर से उसी में, प्रस्तुत श्लोक अबलिक गद्यांश अबलिक पदांश के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर जी
यह बताना चाहते हैं कि लिखिए। तो अब इतना ही आपको लिखना है, अब सब में लिखना है यही। अब आप कहेंगे वही कैसे सब में लिखेंगे, तो आपको शीर्षक का नाम चेंज करना है और कवि का नाम चेंज करना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। अब रहा थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात, हल्का सा 2 लाइन आपको लिख देना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नीचे में आपने लिखा, जैसे नीचे में क्या लिखेंगे अभी हम जो बताए हैं, इसमें भी आप लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कवि नहीं है, लेखक, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि, बस इतना तो लिख दिए। अब उसमें क्या लिखेंगे कि नाखून जो है, मनुष्य का नाखून बार बार क्या होता है कि बढ़ जाता है। वह जो है क्या पता वह एक निर्लज अपराधी है, उसको शर्म नहीं है, बेहया है, बेशर्म है कि बार बार काट देंगे, हमको दंड देना है। उसको दंड दे रहे हैं, दंड कैसा दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। अब फिर जो है निर्लज अपराधी की भांति, जैसे कोई अपराधी होता है, सातिर अपराधी, उसका आदत नहीं छूटता है, वो फिर से चोरी करने के लिए आ जाता है, तो ठीक वैसे ही यह निर्लज अपराधी की भांति फिर बढ़ जाती है। हो गया आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। आपका जो है भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या हो या जो भी है सब में वही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2। अब देखिए गोधूली भाग 2 दे रहे हैं। अच्छा, पतला वाला जो है वर्णिका लिखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका के। जैसे मान ली दही वाली मंगमा में से पूछ लिया, अब उसमें से बीच में से उठाकर पूछ दिया। अब आप कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका के दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्रीनिवास जी है ना, श्रीनिवास जी। आइए भी लिख दें कि फलाने भाषा के कवि हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डील करेंगे। और वो प्रस्तुत गद्यांश कन्नड़ भाषा के कवि हैं और वो अपने इस श्लोक के माध्यम से, गद्यांश के माध्यम से, पदांश के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, बस उतना हो गया। अब बाद बाकी आप थोड़ा सा उससे जो मतलब है थोड़ा सा डालिए, आपका काम ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें है, अच्छा ये भारत माता जो शीर्षक है, ये इंटर में, बीए में, एमए में, मैट्रिक से लेकर के और ग्रेजुएशन आपको पीजी तक इसको पढ़ना है। भारत माता सब में दिया हुआ है। तो ये भी आप देखेंगे किसका लिखा हुआ है, भारत माता सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ है ना। ये सब याद रखना जरूरी है, सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ है। तो इसमें भी वही लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित। आप ऐसे घुमा देते हैं, आप वैसे घुमा देते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है ना। और हमारे प्रिय कवि क्या लगा दिए, हमारे प्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत प्रस्तुत पदांश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत माता का स्थिति आजकल बहुत ही दयनीय है। देखिए ना, करंदन कंपित अधर मौन स्मित गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और अधर यानी होठ कांप रहा है, रो रही है भारत माता। और उनके इस दयनीय चरित्र को चित्रण किया है, थोड़ा सा डाल देंगे बस। ये हो गया आपका सप्रसंग व्याख्या हो गया, या अर्थ आप लिख पाएंगे या पदांश गद्यांश या भावार्थ सब आपका उसी में हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड अगर पूछता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, ये जो है लिखने वाले इसके रचयिता कौन है, तो ये तो आप लिख देंगे, परंतु जो ही लिखा रहेगा अर्थ, भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या, यह भी लिखेंगे। और 2 साल पहले संस्कृत में बड़ा पूछा जाता था सप्रसंग व्याख्या, तो संस्कृत में भी सेम चीज लिखना है।
संस्कृत में भी सेम चीज लिखना है अगर पूछा तो, लेकिन पूछेगा नहीं। उसमें 100% व्याख्या श्लोक है ना पूछ दिया, यह संकीर्तन न विघ्नन्ति शीतमुंस भयरति, है ना, ये पूछ दिया। हाँ, उसके बाद आपको ये पूछ के लिख देगा 100% व्याख्या करें, है ना, या जो भी नीति श्लोक में से पूछ दिया, या किसी गधांश या पदांश में से पूछ दिया, है ना। आपको जो यहाँ पर अच्छा एक लाइन में पूछ जाएगा, अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेतन आराधम, ये पूछ दे, है ना। अनाहुत परविष्टि अपृष्ठो बहुभाषते, इसका मतलब क्या हुआ? बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्ठो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेतन आराधम। अब इसका भावार्थ लिखना है तो उसमें ले प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के नीति श्लोक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ की शीर्षक के जो कवि हैं, नहीं, विदुर नीति से लिया गया। विदुर जी कहना चाहते हैं कि, बस हो गया। अब विदुर जी क्या कहना चाहते हैं कि बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला और अविश्वसनीय पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, मनुष्यों में नीच होता है। हो गया आपका काम खत्म। ये 6 महीना साल भर बच्चा सब रटता है कि इसका अलग उसका अलग अलग नहीं है, सब तो एक ही है, उसमें डाल देना है बस थोड़ा सा। ये 10 नंबर आपका पूरा क्लियर का क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। पदांश गधांश या जो भी हो, जो भी भावार्थ, कुछ और भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हम बार बार जो है इस प्रॉब्लम को दूर करते रहेंगे। अभी टाइम है बस 10-15 दिन और टाइम आप लोगों का है, 10-15 तो आज 10 दिन लगभग 7-8 दिन और है। तो इस टाइप से अब देखिए, अब पढ़ाने का समय नहीं रहा, अब आपको प्रॉब्लम अब सभी बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम एक जैसा नहीं है। तो अब जो है अपना अपना प्रॉब्लम लेकर के आएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम, हमको वो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आएगा कहाँ से? आप पढ़िएगा तब आएगा। सीधे घरे जाइएगा, आइएगा, घरे जाइएगा, आइएगा तो प्रॉब्लम आपका जो है दूर नहीं होगा। अपना 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 प्रॉब्लम जो है दर्शाना है, ठीक है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट बार आपको जो है फिर दूसरा कुछ देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आता है। भावार्थ और जो भी था ये सब आपने देखा, उसके बाद से अब जो है नेक्स्ट जो भी। चलिए ठीक है, कमेंट और लाइक करने की बात है तो अच्छा लगने पर ही कोई करेगा या सब्सक्राइब करेगा, लेकिन ये लगेगा कि हाँ निश्चित रूप से इतना वीडियो आप पिछले भी देखे हैं, बहुत सारे एक से एक वीडियो जो है आपको ट्रिकली माध्यम से मिल रहे होंगे, तो आप देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है।